हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ डी रॉ सीरीज़, जिसमें हम डेली रिवीजन एंड वर्क करते हैं। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को हम इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज आपका जो लेक्चर है दैट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स का लेक्चर नंबर 2। इसका ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स 2000 टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। आप ऐप पर ही PDFs को डाउनलोड करके वहीं पर ही रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे। इसके अलावा हम स्टेट स्पेसिफिक GK को भी कवर करवाएंगे और आप हमारी ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट सीरीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो 2 फेजेस में लॉन्च करी गई। जो फेज़ नंबर 1 था वो 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था और रिसेंटली जो फेज़ नंबर 2 है वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री LPG गैस कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे एक फैमिली के अंदर फीमेल के नाम पर। दैट मीन्स यहाँ पे एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का काम भी किया जाएगा और इवन यहाँ पे जो औरतें चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एक तरह से एयर पोल्यूशन होता है और उनको ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक तरह से लॉन्च किया गया। बेनिफिशरीज को इंक्लूड किया गया, जो कि 2000 के अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिशरीज को ऐड कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गया, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लोग हैं, अंडर जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उनको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। इवन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को भी इंक्लूड किया गया। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फेज़ नंबर 2 है, तो अभी रिसेंटली उसको फेज़ 1 को आगे एक्सटेंड किया गया फेज़ 2 में। और यहाँ पे ज़्यादातर जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अफेक्टेड जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया गया। जितने यहाँ पे LPG कनेक्शंस पहले प्रोवाइड किए गए थे उससे अब 10 मिलियन ज़्यादा LPG कनेक्शन जो हैं वो एक तरह से प्रोवाइड करे जाएंगे। और यहाँ पे होगा वही कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो कनेक्शन है वो एक तरह से फ्री में दिया जाएगा, फीमेल के नाम पे दिया जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इवन आपने इसकी जो मिनिस्ट्री है वो याद रखनी है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो सेंटर सरकार है उन्होंने बोला है कि हम 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है उसको मनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को आता है और हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं। पहले यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का राज होता था और अल्टीमेटली मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इंडिया का जो पार्टीशन है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी ईस्ट पाकिस्तान बनेगा और वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, जो आज का बांग्लादेश है, जो कि 1971 के लिबरेशन वॉर के टाइम बांग्लादेश बना था। पहले वो 1971 से ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और जो आज का पाकिस्तान है वो पहले वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, है ना। तो हमारे इंडिया का यहाँ पे इस एक्ट के दौरान जो है वो पार्टीशन हो गया और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो पार्टीशन से रिलेटेड हैं। कईयों की ज़मीनें चले गई, कईयों के घर चले गए, कईयों के बहुत ज़्यादा जो औरतें वगैरह हैं उनका रेप किया गया यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रेड क्लिफ लाइन बनाई थी, जो रेड क्लिफ जी ने बनाई थी, बेसिकली ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यहाँ पे बाउंड्री जो है उसको ड्रॉ किया था, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन भी बोल देते हैं। तो उन्होंने वो सारी की सारी जो लाइनें वगैरह हैं वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करी, मैप के ऊपर करी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खुद जाके जो ग्राउंड रियलिटी है उसको नहीं देखा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से ह्यूमन लॉस हुआ था, लाइफ लॉस हुआ था एक तरह से। और ये जो डे है, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो हम 14 अगस्त को आज से बेसिकली 2021 के बाद से पार्टीशन
ऑपरेशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जो कि हमारी सरकार ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में बात हुई थी यूनियन बजट 2021 और 22 के अंदर। तो अभी रिसेंटली इसको जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये मिशन ज़्यादातर ध्यान देगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो एक तरह से ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया जा सके। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि सूरज की एनर्जी को यूज़ करके या फिर पानी की एनर्जी, जैसे कि वो टरबाइंस घुमाती है एक तरह से, तो वहाँ से हम इन सोर्सेज से एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी से जब वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी, दैट मीन्स यहाँ पे जो वाटर का ब्रेकडाउन होगा उसकी वजह से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, हम उस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेंगे और एक तरह से वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। अब इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट नहीं हो रही है और अल्टीमेटली हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान होना था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैं ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा अगर अलग अलग हाइड्रोजन्स की यहाँ पर बात करूं तो एक होता है ब्लू हाइड्रोजन और एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। जो ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन होता है उसके अंदर जो नेचुरल गैस है वो स्प्लिट करती है और उससे हाइड्रोजन बनाया जाता है। लेकिन जब नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर एमिट हो जाए तो उसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोल देते हैं, लेकिन अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाए तो उसको हम ब्लू हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। अदरवाइज अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो ये हाईली कंबस्टिबल डाई एटॉमिक गैस है। दैट मीन्स ये एक फ्यूल की तरह बिहेव करती है और क्योंकि मैंने ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया है तो मैं इस कैप्चर्ड फ्यूल को अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, स्टोरेज कर सकती हूँ इसकी, और अलग अलग कंपनीज में यूज़ कर सकती हूँ या फिर अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे स्पेस सेक्टर में। तो हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके अंदर भी ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है बेसिकली वो फ्यूल के पर्पस पे के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो आपने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में याद रखना है। अल्टीमेटली ये मिशन करेगा क्या? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के ऊपर रिसर्च करेगा, उसके ऊपर फोकस करेगा, ताकि हमारे कंट्री की जो एनर्जी डिपेंडेंस है, तो जो बाहर से हम क्रूड ऑयल वगैरह मंगवाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट बिल भी कम आएगा, एक तरह से हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी और हमारे जो इन्वायरमेंटल टारगेट्स वगैरह हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हो गया है ना, अभी हमने COP26 के अंदर भी अलग अलग टारगेट्स लिए थे कि हम इनको कंप्लीट करेंगे, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे। तो ये सारे के सारे जो टारगेट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो इस मिशन की वजह से हमारे कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी अब फोर्टिफिकेशन होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब होता क्या है। देखो, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट के अंदर हम उसकी जो मिनरल, वाइटामिन्स और जो उसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो नॉर्मल चावल है अगर उसके अंदर मैं न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है अगर उसको ऐड कर दूंगी, उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर दूंगी, वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह ऐड कर दूंगी, और मुझे पता है अल्टीमेटली कि हमारी सरकार की जो स्कीमें हैं जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह हो गया, उससे हम गरीब लोगों को खाना वगैरह देते हैं, है ना। तो उसके तहत जो उन गरीब लोगों को एक तरह से चावल जाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशन भी होगा। एक तरह से उनके अंदर जो हिडन हंगर है उसको खत्म करने का ये काम करेंगे। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम राइस के अंदर फोर्टिफिकेशन करवाएंगे। अब इन्होंने बोला कि हम अलग अलग स्कीम्स में जो चावल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, इन सब के अंदर फोर्टिफाइड राइस को देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इन सारी स्कीमों के बारे में, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि क्या होती हैं ये स्कीमें। जैसे कि अगर मैं मिड डे मील स्कीम की यहाँ पे बात करूँ तो 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रल सरकार है वो स्टेट के साथ मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे इसका जो फंड्स एलोकेट होता है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होता है, डिपेंड करता है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, हिली एरियाज है, या नॉर्मल स्टेट है या यूटी है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट का कितना प्रोपोर्शन होता है और सेंटर का कितना प्रोपोर्शन होता है उस स्कीम के लिए फंड एलोकेट करने के लिए। अगर मैं बात करूं मिड डे मील स्कीम की यहाँ पे, तो जो भी बच्चे क्लास 1 से लेके 8th क्लास में हैं और उनकी जो उम्र है 6 से लेके 14 साल है,
तो उनको यहाँ पे एक दिन का जो मील है, बेसिकली एक टाइम का जो मील है वो स्कूलों के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, मिड डे मील स्कीम को दोबारा से चेंज कर दिया है, रीनेम कर दिया है। तो आपने याद रखना है पीएम पोषण शक्ति निर्माण जो है, जिसको हम पीएम पोषण स्कीम भी कह देते हैं, ठीक है, मिड डे मील स्कीम का ये जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। आपने इसके बारे में याद रखना है। अदरवाइज अगर मैं इसकी मिनिस्ट्री के बारे में बात करूं तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि स्कूलों के अंदर मील प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। इस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ICDS के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। अब ये एक ऐसी स्कीम है, ऐसी अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर 6 अलग अलग स्कीमें लाई करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं इसके अंदर, तो वो अभी देखते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है और कब इसको लॉन्च किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको 1975 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट के साथ मिलकर इस स्कीम का खर्चा उठाते हैं। अगर मैं बात करूँ इस स्कीम के अंडर कौन कौन सी स्कीमें आती हैं, तो 6 स्कीम्स आती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो स्कीम है दैट इज आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम। दैट मीन्स यहाँ पे आंगनवाड़ी की जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। किसको प्रोवाइड करी जाएंगी, जो भी 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनको यहाँ पे आंगनवाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। और उस आंगनवाड़ी के अंदर यहाँ पे 6 ऐसी सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे उन बच्चों को खाना वगैरह दिया जाएगा, देन इज उनको एजुकेशन दी जाएगी, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, उनके हर एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा जो भी 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्कीम की, दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो स्कीम है इसके अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, तो एक तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग विमेन है उनको यहाँ पे कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 5,000 का कैश इंसेंटिव है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके बेसिकली रिलीज होता है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली उनके बैंक के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज नेशनल क्रेच स्कीम। अगर मैं इस क्रेच स्कीम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो भी बच्चे 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं और वो बच्चे वर्किंग वुमेन के हैं, उनकी जो मदर है वो कहीं ना कहीं पे काम कर रही है, तो यहाँ पे उनको क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। जैसे कि 1 महीने में 26 दिन जो है उनको क्रैच की फैसिलिटी मिलती है और 1 दिन के अंदर 7.5 घंटे उनको क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो गर्ल्स हैं जो कि 11 साल से लेके 14 साल के बीच में हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उनके यहाँ पे न्यूट्रिशन हो गया, उनकी जो स्किल्स वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाएगा, तो हर एक चीज़ की जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उनके जो आसपास का एक तरह से उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। जैसे जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करा गया है, तो उनकी एक तरह से मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए इस स्कीम के द्वारा ध्यान दिया जाएगा। तो लास्ट ICDS स्कीम के अंदर हम बात करते हैं पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान में अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया गया, जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट किया जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लैक्टेटिंग मदर्स को और यंग बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। उनके अंदर जो लो एक तरह से स्टंटिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है, एनीमिया उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के ऊपर ये जो स्कीम है पोषण अभियान वो ध्यान देती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि अब जो सैनिक स्कूल्स हैं वो गर्ल्स के लिए भी ओपन रहेंगे। जैसा कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1961 के अंदर एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम है VK कृष्ण मेनन जी। इन्होंने सैनिक स्कूलों को जो यंग बॉयज़ हैं उनके लिए खोला था, ताकि इन यंग बॉयज़ को आगे आने वाली जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। अब इन स्कूलों के अंदर सिर्फ जो बॉयज़ हैं वही इनरोल होते थे, तो पहले इन स्कूल्स के अंदर जो गर्ल्स हैं उनको एडमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिसाइड किया है कि सैनिक स्कूल जो हैं उनके अंदर गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं, ताकि हम गर्ल्स और बॉयज़ को एक तरह से इक्वली ट्रीट करें और उन दोनों को ही हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए एक तरह से प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिगो चिप के बारे में। तो रिसेंटली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने एक चिप को डेवलप किया है जिसका नाम है इंडिगो चिप। अब इस चिप के अंदर हमारी कंट्री की जो कैटल है, इंडिजीनस कैटल है, जो यहाँ की लोकल एक तरह से है,
उनका जो जर्म प्लाज्म है उसको कंजर्व किया जाएगा, ताकि एक तरह से हमारी इंडियन की जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जैसे कि गिर हो गया, साहिवाल हो गया, कंकरेज हो गया, इन सारी ब्रीड्स की जो जर्म प्लाज्म है उसको एक तरह से कंजर्व किया जाए। क्योंकि लाइफ स्टॉक सेंसिस जो हुआ था उसमें ये देखा गया था कि हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है वो एक तरह से कम हो रही है और धीरे धीरे वो और बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने इसके जर्म प्लाज्म को ही एक तरह से कंजर्व करके रख लिया। जर्म प्लाज्म का मतलब यही होता है कि उनका जो जितना भी जीनोम होता है, जितना भी डीएनए होता है, जो कि आगे नई नई जो ब्रीड्स हैं एक तरह से उनकी जो प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, तो एक तरह से उस पूरे के पूरे जर्म प्लाज्म को इन्होंने कंजर्व करके रख लिया है। तो अगर मैं बात करूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये इंस्टीट्यूट लाई करता है। आपने इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ये एक पर्टिकुलर स्कीम के साथ मर्ज एक तरह से लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। एक बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी कैटल ब्रीड्स हैं उन सारी ब्रीड्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात करी गई थी। इवन यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ताकि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए और उसकी वजह से जो फार्मर्स की इनकम है वो एक तरह से इंक्रीज हुए, तो इसकी वजह से इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर भी ज़्यादातर हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स के ऊपर ही ध्यान दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, अलग अलग जो हमारी कंट्री की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करने की बात करी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ODF सिटी के बारे में। तो ODF जैसे कि आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था उसके अंदर अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे स्टेटस दिया गया। कई सिटीज़ को पहले ODF की बात हो रही थी, उसके बाद ODF प्लस की बात हुई और उसके बाद ODF प्लस प्लस की बात हुई। इन तीनों के बीच में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। दैट मीन्स यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको बनाए जाने की बात करी गई थी, ताकि यहाँ पे हमारे जो इंडिया है उसके अंदर कहीं पे भी ओपन डिफिकेशन ना हो। दैट मीन्स खुले में शौच जो है वो ना हो, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंदर यहाँ पे सिटीज़ को ODF का स्टेटस दिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा एक तरह से अच्छी होने लगी और यहाँ पे सिटीज़ को ODF प्लस का स्टेटस दिया जाने लगा। ODF प्लस के अंदर ये बोला जाने लगा कि आपने जो भी टॉयलेट्स बनाए हैं वो एक तरह से फंक्शनल होने चाहिए। ODF के अंदर तो बोल दिया कि ओपन डिफिकेशन फ्री होना चाहिए और टॉयलेट्स वगैरह बनने चाहिए। ODF प्लस के अंदर ये बोला गया कि ये जो टॉयलेट्स हैं बना तो दिए लेकिन ये फंक्शनल भी होने चाहिए। और ODF डबल प्लस के अंदर ये बोला गया कि आपने जो टॉयलेट्स बनाए हैं तो यहाँ पे जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी एक तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ उसको कनेक्ट किया जाना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे ODF हो गया ओपन डिफिकेशन फ्री, जिसके अंदर टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए। ODF प्लस के अंदर फंक्शनल होने चाहिए और ODF डबल प्लस के अंदर यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ क्लीन वाटर, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर की, यहाँ पे जो क्लीन वाटर होता है वो तो नॉर्मली जो रेन वाटर होता है बिल्कुल ही स्वच्छ होता है वो। अगर मैं ग्रे वाटर की बात करूँ तो हमारे कपड़े धोने और इन सभी चीज़ों से जो पानी प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्रे वाटर कह देते हैं, जिसके अंदर थोड़े से जो केमिकल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक वाटर की बात करूँ, जो भी आपका पानी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तो उसको हम ब्लैक वाटर कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वीप वर्कशॉप के बारे में। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था स्वीप वर्कशॉप। स्वीप की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स यहाँ पे सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि उनकी जो वोट है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन सारी अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे इस स्वीप वर्कशॉप को लॉन्च किया गया। ऐसे तो ये जो वर्कशॉप है 2009 के अंदर लॉन्च हुई थी, क्योंकि इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद और हर एक साल आपको देखने को मिलते हैं। कई बार असेंबली इलेक्शन देखने को मिलते हैं, कई बार पार्लियामेंट के इलेक्शन देखने को मिलते हैं, बाई इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्शंस के दौरान इस स्वीप वर्कशॉप के अंदर लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शून्य प्रोग्राम के बारे में, जो कि नीति आयोग ने मिलकर रॉकी माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और इवन यहाँ पे उनको एक लोगो प्रोवाइड किया जाएगा जो कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो लगा सकते हैं। इससे पता क्या चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि ये जो व्हीकल है वो ज़ीरो पोल्यूशन करता है। तो एक तरह से ये ब्रांड है और एक तरह से इन्वायरमेंट को टारगेट करने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए नीति आयोग ने
ये इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लोगो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट मीन्स ये और लोगों को भी एक तरह से अवेयर करेगा कि ऐसा भी कोई इनिशिएटिव होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन है वो एक तरह से हमारी सोसाइटी में इंक्रीज होगी। ठीक है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेबीज है ये एक डिजीज है जो कि डॉग की वजह से होती है। इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान को रिलीज किया है। नेशनल एक्शन प्लान थोड़ी देर बाद देखते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है क्या। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट लाई करता है जो कि 1963 के अंदर बनाया गया था। अगर मैं बात करूं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ये रेबीज को एलिमिनेट करने के लिए, तो हाँ यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई गई, जैसे कि जो वायरस है, रेबीज वायरस है, वो कैसे ट्रांसमिट करता है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है। दैट मीन्स ये एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसको प्रिवेंट करना हो तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उन डॉग्स की जो वैक्सीनेशन वगैरह है, रेबीज की एक वैक्सीनेशन आती है, क्या उनको वो वैक्सीनेशन लगी हुई है। अगर वो लगी हुई है तो इस वजह से जो रेबीज डिजीज है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब अगर आपने चेक करना हो कि किसी डॉग को रेबीज वायरस ने एक तरह से इन्फेक्ट किया है कि नहीं, तो आप उसके अलग अलग सिम्टम्स को चेक कर सकते हैं। जैसे उस डॉग को बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होती है, वो हमेशा काटने को दौड़ता है, तो ऐसे सारे सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक डॉग है, अगर स्ट्रीट डॉग है तो इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई जा सके या फिर उसको कहीं पे एक तरह से अलग से उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। तो आपने रेबीज वायरस को एलिमिनेट करने के इस एक्शन प्लान के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजी सक्षम प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। डीजी सक्षम प्लेटफॉर्म के अंदर जो यूथ है हमारी कंट्री का, उसको यहाँ पे स्किल किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक हो गया था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो एक तरह से उनको अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके अंदर जो सरकार के अलग अलग सेंटर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे और अलग अलग जो बेनिफिशियरीज हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरितन स्कीम के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च किया है। अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के पहला जो 1 घंटा होता है उस टाइम पे जो विक्टिम होता है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो जो होता है उसका एक गोल्डन आवर होता है। दैट मीन्स उस टाइम पे अगर उसको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके तो वो जो पर्सन है वो बच सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए, एक्सीडेंट में जो लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं उनको बचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो उस पर्सन को हॉस्पिटल तक लेकर जाएं और उनको यहाँ पे एक तरह से कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। अब होता क्या था, जो लोग थे वो डरते थे कि अगर हम इस पर्सन को लेकर गए हॉस्पिटल में तो हमारे ऊपर ही हमसे ही जांच पड़ताल करी जाएगी, हमसे ही पूछा जाएगा कि आप तो नहीं इन्वॉल्व थे इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से लोग डरते थे, तो उसको कम करने के लिए और एक्सीडेंट से होने वाली जो मृत्यु है उसको कम करने के लिए इस समरितन स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपने इस स्कीम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेजस्विनी इनिशिएटिव के बारे में, जो कि दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। उन्होंने यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो वुमेन की सेफ्टी है उनको ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया था? जुलाई 2021 के अंदर लॉन्च किया था, और इसलिए लॉन्च किया था बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आसपास के जो पुलिस स्टेशन हैं उनके अंदर जो फीमेल्स हैं, फीमेल यहाँ पे जो पुलिस हैं वो एक तरह से आसपास वाली जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं उनको हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती थी सोसाइटी के अंदर वो घबराती थी कि पुलिस स्टेशन में जाके अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो लिखवाएं कि नहीं, क्योंकि कई बार उनकी भी एक्सप्लॉयटेशन होती थी। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए तो जो वुमेन्स की कंप्लेंट्स है और एक तरह से वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तेजस्विनी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने एक फंड को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज। अब यहाँ पे जो भी ड्रग एब्यूज से पीड़ित एक तरह से जो लोग हैं उनकी यहाँ पे डी एडिक्शन करवाने के लिए इस फंड को एक तरह से लॉन्च किया गया है। इस फंड के अंदर 23 करोड़ की अमाउंट है और ये जो अमाउंट है वो यूज़ करी जाएगी ताकि जो ड्रग एब्यूज के अंदर लोग हैं उनकी रिहैबिलिटेशन करवाने के लिए यूज़ की जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या था कि जिनके भी पास छोटा मोटा जो ड्रग है वो भी पाया जाता था तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पनिशमेंट हो जाती थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था कि वो उस चीज़ से बाहर निकल सकें। तो यहाँ पे उनको दोबारा से
से रीहैब सेंटर्स में भेजा जाएगा, तो उस चीज़ के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। अब ये जो फंड है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही बनाया गया है, दैट इज़ NDPS एक्ट। NDPS क्या एक्ट क्या है आपका? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि 1985 में बनाया गया था। इवन यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ये भी भेजा है कि जिन भी लोगों के पास छोटा मोटा जो ड्रग है वो पाया गया, तो आप उसको डीक्रिमिनलाइज कीजिए, है ना। तो एक तरह से उनकी रिहैबिलिटेशन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, और लोगों के पास ऑप्शन रहे, जो भी ड्रग से एडिक्टेड हैं उनके पास ऑप्शन रहे कि वो उनसे बाहर आ सकें। तो इस चीज़ के लिए इस फंड को बनाया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बाकी की जो बची हुई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।